जो हमारा देश है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक संस्था जो बनी हुई है, इसको कहते हैं वेस्टमिंस्टर ढांचा। ये जो वेस्टमिंस्टर ढांचे पर बनी हुई है, वेस्टमिंस्टर क्या है कि ये ब्रिटेन में जहां पर इनकी संसद है, जहां इनका पूरी कार्यपालिका विधायिका सब कुछ है, मतलब सत्ता का जो केंद्र है वो वेस्टमिंस्टर कहलाया जाता है। तो हमारा वो भी उसी पर आधारित है, उसी ढांचे पर आधारित है। और हमने जो भी परंपराएं ली हैं, जो भी उठाया है, सब वहीं से लिखा है, वहीं से हमने लिया है। और आप जानते ही होंगे कि हमारा संविधान भी अपना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने खुद बनाया हो, वो भी हमने खिचड़ी बनाई है। कुछ यहाँ से कहीं से दाल उठाई, कहीं से चावल उठाए, कहीं से आलू उठाए, कहीं से मिर्च उठाई, कहीं से धनिया उठाया, कहीं से मसाले उठाए, कहीं से पानी उठाया, और हमने एक बृहद संविधान का निर्माण कर दिया। इतना बृहद संविधान का निर्माण है कि वो सीधा पोथी है। इतनी बड़ी पोथी दुनिया में कहीं नहीं है। इतना बड़ा जो है, जो इसका जनक ही था, जिससे हमने ये चुराया है, ये मतलब लिया है, तो वो उनके पास भी, तो उनके पास लिखित ही नहीं है, उनकी परंपरा ही है, उनके पास नहीं है, ऐसा वो है। आज इतने साल बाद, 8 दशक होने को है, लगभग 80 साल हो जाएंगे जब से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी संविधान के निर्माण की। लागू भले 26 जनवरी 1950 को हुआ। अभी तक हम ये नहीं तय कर पाए कि इसका मूल ढांचा क्या है। आप सोचेगा, मूल ढांचा क्या है? 80 साल से हम यही वो नहीं कर पाए, तय कर पाए। कभी 2 जजों की बेंच बैठेगी, फिर वो बेंच छोटी बैठती है तो कार्पेंटर से कह के 3 जजों की बना दो, फिर 5 जजों की बना दो, 7 जजों की बना दो, 19 जजों की बना दो। अब 35 जज, आजकल 34-35 की स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब उसके बना करके तय कर लो भैया, एक बार तय कर लो। इतना वो है, हमारा संविधान इतना वो है, क्लिष्ट है, मतलब निष्पक्ष समझ लो या जो भी समझो, इतना ध्यान रखता है कि 3-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं न्याय पाने में। खैर चलो छोड़िएगा, अभी मैं इस बारे में कहूंगा। इसी ढांचे से हमने क्या लिया, LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन। लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, वो जो है शेडो प्राइम मिनिस्टर है। मानिए ये प्राइम मिनिस्टर कभी चले जाएगा तो उसकी जगह कौन अप्रोप्रिएट व्यक्ति होगा जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस पर आने से पहले, कितना आदर्श LOP हमारे पास है। दुनिया का एक इकलौता व्यक्ति है, इकलौता ऐसा नेता है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। एक आदर्श नेता है। एक LOP क्या होना चाहिए, एक भावी प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, उसके बारे में जिक्र करने से पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा, करिएगा ना, शेयर कर दीजिएगा, वो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। क्या जाता है आप लोगों को सब्सक्राइब करने में, करेगा। अब जो अनपढ़ लोग हैं उनके 1-1 करोड़ तक के हैं, 40 लाख से लेकर 60 लाख 1 करोड़ तक जो है, जो आपके जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट और हिंडनबर्ग नदी में कोई फर्क नहीं जानते हैं, वो उनके 1-1 वो है। और लाखों की जो है व्यूअरशिप है। यहाँ तो 100 से ऊपर जाना ही मुश्किल हो रखा है व्यूअरशिप में। खींच तांच के अलावा तब तक कोई रिपोर्ट करता है और फिर गड्ढे में चला जाता। तो आपसे निवेदन, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे थोड़ा सा और अपनी राय भी व्यक्त करिएगा। चलिए, नहीं है, माना मैं गलत भी हूं, तब भी तो आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं किस पे आ रहा था, LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन। भारत का वो कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए। अगर ये वर्तमान प्रधानमंत्री चले जाए तो अगले आने वाला प्रधानमंत्री कैसे होगा, तो वो अपने वो पहले दिखा देता है। जिस जिस कार्यकाल में वो विपक्ष का नेता होता है, वो बता देता है कि मेरे नेतृत्व में कैसे देश चलेगा। तो आजकल कौन है LOP, माननीय राहुल गांधी जी है। और राहुल गांधी जी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, आप जो समझ रहे होंगे। राहुल गांधी जो है एक पूरी संस्था है। संस्था में उसमें कह रहा हूं कि इनके लिए ये जो राजनीति है, ये तो आंगन का वो है, आंगन की फुलवारी है। इनके पर नाना प्रधानमंत्री रहे, दादी प्रधानमंत्री रही, पिता प्रधानमंत्री रहे, माँ जो है सुपर प्रधानमंत्री रहे। ये पोस्ट कहीं नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए क्रिएट करी। तो मतलब इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए जो भी बात कहते हो बड़ी गहराई से कहते हैं।
आप भले ही मजाक उड़ाते होंगे लोग बाग, लेकिन मैं कह रहा हूं उनके बात में तथ्य है कि एक आदर्श एलओपी क्या होना चाहिए और आने वाला प्राइम मिनिस्टर कैसे होना चाहिए। मैं हाल की कुछ घटनाएं आपको दिखाता हूं कि मैं मानता हूं कि जो है, मैं दिल से जो है इस बात के लिए कन्विंस हूं, मैं दिल से कि राहुल गांधी के मुकाबले इवन वर्तमान प्रधानमंत्री भी नहीं है और आज के डेट में पूरे दुनिया में कोई इतना योग्य नेता नहीं है। मैं भी आपकी बात अभी आपको बताता हूँ, जो रिसेंटली मैं चलता हूँ, मैं बहुत पीछे तक नहीं जाऊंगा, मैं अभी बात हूँ रिसेंटली क्या क्या हुआ। अब जैसे अभी कांशीराम जी को आप जानते होंगे ना, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। तो उनकी 15 तारीख को यानी कल परसों जो है उनकी जयंती थी, तो उसको मनाने के लिए आजकल बड़ी होड़ लगी हुई है। हर कोई जो है कांशीराम जी को याद कर रहा। राहुल जी ने भी जो है कहा कि अगर कांशीराम जी आज होते तो हमारी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती। मुख्यमंत्री कांशीराम जी को, जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन, दलित आंदोलन खड़ा किया। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो एक सिर्फ कहने के लिए नहीं, इसके पीछे राज है। देखिए वो किस तरह से लोगों को एक्सपोज करते हैं। कांशीराम निश्चित रूप से 15, 20, 25, 30, 3, 4 दशक में इनके बड़े नेता थे। लेकिन उससे पहले कौन थे जिन्होंने दलित चेतना जगाई, पूरे देश में जो है दलित आंदोलन खड़ा किया, दलितों को आत्मसम्मान दिलाया, उनकी लड़ाई लड़ी, वो थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो एक तो वो थे आइकन और दूसरे थे जगजीवन राम। दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे। मतलब बाबा साहब इसलिए मैं मानता हूं क्योंकि वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे। अब देखो उन्होंने कितना सम्मान किया। एक्चुअली क्या उसके मन में एक पीड़ा है राहुल गांधी के कि दलितों का सम्मान नहीं किया जाता, एससी एसटी को भाव नहीं दिया जाता, इसलिए वो इसको व्यक्त कर रहा है इस हद तक कि वो बता रहे हैं कि नेहरू ने जो है इनको हराया था, बाबा साहब को। और नेहरू से लेकर के सोनिया आगे तक जितने भी उनके प्राइम मिनिस्टर है, इन्होंने कभी भारत रत्न नहीं दिया उनको। और न संसद में जो बड़े बड़े नेताओं के जो तेल चित्र लगे हैं वो नहीं दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए कहां पर कमजोरी है, वो उन नेताओं को कोस रहे हैं। और देखिए उन्होंने कितना उससे निर्बल भाव से, चाहे उनके उस पर लोगों करे, उनके परिवार के जो है नाकामी, निकम्मापन, एंटी दलित वो चेहरा सामने आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर। उन्होंने उनको दिखा दिया, उन्होंने जनता को दिखा दिया, देखिए मैं किसी का वो नहीं हूं, गुलाम नहीं हूं, मैं जो मानता हूं मैं वही करता, चाहे मेरे पूर्वजों पर ही गाली क्यों न पड़ जाए। हालांकि कांशीराम वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। मायावती उन्हीं की वो है, शिष्य है, उनको ही उन्होंने जो है नौकरी छुड़ा करके राजनीति में लाए और उनके सामने बड़े बड़े वो हुए। कांशीराम ने ही मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। वो खुद कभी बनना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारे राहुल जी कह रहे कि अगर आज मेरा राज होता तो हम उनको कहीं का मुख्यमंत्री बना देते। लेकिन ये उनके दिल की पीड़ा है, उनके दिल में जो है कितना वो है दलितों के लिए। और वो जानते हैं कि मेरे पूर्वज ने सबसे ज्यादा अत्याचार किया, सबसे ज्यादा निगट एससी एसटी और उसको किया, ओबीसी को किया। तो ये होता है एक सच्चा नेता, इस बात की कुछ परवाह नहीं करता। अब मैं उनके दूसरे उस पर आता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता। आज की डेट में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का कोई नेता है जिसने साबित किया है कि मैं अंतरराष्ट्रीय स्तर का नेता हूं, वो है राहुल गांधी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप किसी भी दृष्टि से देखें, पावर की दृष्टि से और जो भी उनकी हठहार ये सब है जो ट्रंप में है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज वो सब कुछ होने के बावजूद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, सबसे शक्तिशाली नेता है। तो अभी जो ईरान और इजराइल और यूएस का जो युद्ध हो रहा है, तो बुरी तरह सब पिटे हुए हैं। ईरान भी पिटा हुआ, यूएस भी पिटा हुआ है और ये भी पिटा हुआ है, इजराइल भी पिट गया। लेकिन आत्मविश्वास देखिए, रोज बम पड़ रहे हैं, उनके जहाज वो हो रहे हैं, उनके सहयोगियों पे बम पड़ रहे, कह रहे ट्रंप तब भी कह रहा इसका तो जो हमने खत्म कर दिया ईरान को, ईरान की सारी सेना खत्म कर दी और आजकल वो जो है कभी भी सरेंडर कर जाएगा। अब आप राहुल गांधी को देखिए, अभी कल परसों भाषण क्या दिया उन्होंने जब संसद से बाहर आकर के, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साइकोलॉजिकली हार चुके हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं लोकसभा का और 80-90 करीबन जो है
विधानसभाओं के चुनाव हार चुके हैं। लेकिन वो कौन है, हार कौन रहा है? मोदी। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। एक नेता के अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए, जो ट्रंप के अंदर जो आत्मविश्वास है, पिट रहा है, मर रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके लोग अपने आप भागे जा रहे हैं, लोगों को मरवा रहा है, लेकिन नहीं, बिल्कुल हम जीत गए। तो ये क्वालिटी जो है ट्रंप से भी बहुत आगे है इनकी क्वालिटी। आपने तो लक्षण तभी देख देख लिए होंगे जब ट्रंप ने कहा था कि ये भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा हाँ, भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो आप बताइए, कोई है दुनिया में ट्रंप के मुकाबले कोई नेता तुम्हें कोई आपको दिखाई देता क्या? तो क्या क्या ये इसे कहते हैं मॉरल विक्ट्री। वो क्या कहते हैं, ये लोग हार चुके हैं, ये हम जो विचारधारा की लड़ाई में हार चुके हैं। सही बात है भाई, जीते तो आप ही हो, मॉरल विक्ट्री आपकी ही होती है, हैं? हर जगह से जो है मतलब चाहे पिट पिटा के आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन वहां पे खड़े हो जाओ कि ओ मैं जीता हूं। तो इसको कहते हैं कि जो साइकोलॉजिकली उसने सचमुच जो है मोदी को मार दिया। मोदी बेचारे की आवाज नहीं निकलती है जब वो कहता नरेंद्र सरेंडर, चौधारी चोर है। कभी आपने सुना मोदी को कहते हुए कि भाई नहीं नहीं मैं चोर नहीं हूं, मैंने सरेंडर नहीं किया। वो अपना मंगाता रहता है, ये चीज मंगाओ मंगा, जो जो उनको जो है जरूरत है। और ट्रंप की तरह ये कम नहीं है भाई। जैसे ट्रंप है ना, किसी को भी गाली गलौज करना, तो ये कॉन्फिडेंस होता है। वो कभी उसको जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है उसको बोलना, कभी पुतिन को बोलना, जिसको मर्जी, और वो जेलेंस्की बेचारे को तो घर बुला के बेइज्जती करता है, ये कम नहीं है। ये जो नरेंद्र 6 महीने में जो है यहाँ के युवा तुम पे डंडा मारेंगे। ये जो हरदीप पुरी है, जो कल कह रहा था संसद में, हरदीप पुरी है, ये यहाँ बैठा हुआ है। तो देखिए ये क्वालिटी होती है, एक बड़े नेता की क्वालिटी है। किसी के साथ अपशब्द में बात करना, ये कोई ट्रंप के अलावा कोई और नहीं कर सकता। और अगर कोई है तो अपने राहुल गांधी जी। एक इन्होंने मंत्र और दिया, लोकतंत्र को बढ़ाने का मंत्र। देखिए आप, हमारी पार्टी गरीब है लेकिन हमारे नेता अमीर है। देखिए इसके अंदर खुशबू देखिएगा, लोकतंत्र की खुशबू देखिएगा। अब इससे क्या होगा, अब लोग पार्टी में वो आएंगे, इस पार्टी में जुड़ेंगे लोग, यार पार्टी गरीब होने दो, मैं तो अमीर हो जाऊंगा। और उसने ऐसा नहीं, उसने उदाहरण दिए हैं, एक महीने में जो है 2-3 दिन विदेश यात्रा करता है। तो बात तो उसने बिल्कुल 100% सही कही कि पार्टी गरीब है लेकिन हम अमीर हैं, हमारे नेता अमीर है। तो सबसे बड़ा नेता तो नंबर 2 तो वही, नंबर 1 तो उनकी माता जी है। तो ये युवाओं में एक वो लाने के लिए, प्रेरणा लाने के लिए, कैसे प्रेरित किया जाए कि भाई आप राजनीति में उतरिएगा। अभी नहीं कहता कि वो हमारे एआई में देख लिया, तुमने देख लिया एआई में क्या क्या हुआ था, हमारे बब्बर शेरों ने काम कर दिया था। और क्या आपने देख लिया होता? अब वो बब्बर शेर ये मत सुनना कि जो वो लोग वो थे, ये जो युवा कांग्रेस के थे जिन्होंने नंगापन दिखाया, नहीं, बब्बर शेर वो थे जंजी, जिन्होंने लात मार मार करके इनको बाहर भगाया। तो ये एक चीज होती है, ये ऐसा वो होता है कि जिसके पीछे, हर चीज के पीछे राज होता है। अब आपको मैं एक और उदाहरण बताता हूँ कि जब डोकलाम में हुआ था, भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी और बड़ा वो चल रहा था, लड़ाई होने वाली थी, हुई नहीं थी। तो ये रात को उसके पास के अंधेरे रात में जो है चीनी दूतावास के पास लोगों ने आरोप लगाया कि भाई ये सूचनाएं दे करके आए। नहीं, ऐसा नहीं था। वो चीनियों से इस ढंग से मिले कि हम दुश्मन हैं, भारत के दुश्मन हैं, हम आपके साथ हैं, और आप मुझे जो है बताइए आप क्या क्या करने वाले। वो उनकी जासूसी करने गए थे। जैसे आपने कभी सोचा होगा, कभी सुना होगा आपने अजीत डोभाल के बारे में, वो अंदर घुसपैठ करते थे। तो देखिए देश के लिए राहुल जी ने बदनामी वो करी, लेकिन वो रात के अंधेरे में चीनों से मिले, इससे कतई मत वो समझेगा। अब आप ये देखिएगा, बहुत से लोगों को बड़ा बुरा लगा जब उसने कहा कि भाई ये हमारे सैनिक जो है, सैनिकों को चीनी पीट रहे हैं, चीनी सैनिक पीट रहे हैं, वो वहां सीमा पर पिट रहे हैं, बहुत लोगों को खून उबाल आ गया। लेकिन आप उसके पीछे की रणनीति समझेगा, उसके पीछे क्या रणनीति है। वो सैनिकों में जोश भरना चाहते हैं ताकि लोगों को लगे, ताकि उनको लगे अरे नहीं, हम तो बड़े मजबूत हैं, हम तो इनको ठोक देंगे। और यही वो लाना चाहता है। लोगों ने, ये जो आईटी सेल वाले, बीजेपी के आईटी सेल वाले हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है, मूर्ख हैं। अभी आपने देखा ना, ये जो ईरान इराक में जो ये तेल का
वो संकट पड़ा हुआ। हालांकि हमारे देश में नहीं है ये संकट, गैस का जो है, गैस में भी एलएनजी जो है उसका संकट है, एलपीजी का भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक फोटो डाली लंबी कतार वाली, जिसमें जो है लोग सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं। अब वो ये मत समझेगा ये 2011 की फोटो थी, माने उनके राज की थी, लेकिन ये मत सोचिएगा वो ये करना चाहते थे या किसी को पैनिक करना चाहते थे, नहीं। वो आप लोगों को टेस्ट करना चाहते थे कि आप लोग कितने समझदार हैं, क्या आपको सच में लगता है। और इतने मूर्ख आगे कहने लगे कि भाई ये तो कईयों ने कहा कि तो 2011 के फलान तारीख जो है वो है, लेकिन उनका मतलब यही था कि आप लोग कितने सतर्क हैं। ये जो आजकल दुनिया में जो नैरेटिव वार जो चलती है ना, फर्जी वार चलती है, उसके प्रति आप लोग कितने जागरूक हैं। तो वो उस जागरूकता को जो है वो देखना चाहते हैं, कितने आप लोग जागरूक हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा विदेश में जाते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ लोकतंत्र खत्म हो गया, यहाँ सिखों को गुरुद्वारे में नहीं जाने दिया जाता, यहाँ वो उनको कड़ा नहीं पहने दिया जाता, पगड़ी नहीं बांधने दी जाती, और इस ढंग से कई दलितों के साथ अत्याचार होता, उनको मारा जाता, और जो अल्पसंख्यक है और पता नहीं क्या क्या। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो देश को बदनाम करे, नहीं। वो एक पर्यटन का वो रास्ता उन्होंने ढूंढा कि लोग कहेंगे, अच्छा भारत में ऐसा हो रहा है, और लोग दौड़ दौड़ करके आए, अपना हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। तो आप सोच सकते हैं, तो इतना दूरदर्शी व्यक्ति, कहानी तो बहुत लंबी है, इनके वो है, इनके गुण गाने में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा कि बड़ा लंबा हो जाएगा, 3 मिनट ज्यादा कोई देखता नहीं, 4-5 मिनट से आगे जो है कोई देखता नहीं। इसलिए जो है आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आप लोगों ने देखा, इस पर कमेंट किया, कुछ अच्छा लगा, तो मैं एलओपी आदर्श कैसे होना चाहिए इनके गुणगान करने के दोबारा कभी आऊंगा। धन्यवाद।